आया है और हम लोग इसको आत्मसात कर रहे हैं। एसे का तैयारी भी बहुत ही डायनामिक नेचर का होगा, क्योंकि इसमें जो टॉपिक है वो भोजपुरी या जो सामान्य लोकोक्ति है जो रिमोट क्षेत्रों में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है, उससे भी रिलेटेड हो सकता है। तो उनके एसे को लिखने का तरीका जो वेरी करेगा, या बिल्कुल आपके थॉट, जो आपका थॉट बना हुआ है, जो आपका थॉट बनेगा जब आप टॉपिक बनाएंगे, वो सारी चीजें ऐसे में दिखेंगी जब आप लिखना चालू करेंगे। तो इससे, इससे पे हम लोग बात करें, इससे पहले हम लोग जो अन्य टॉपिक है उस पे हम लोग ज्यादा फोकस्ड होकर के उस पे कमांड करेंगे, और वही सारी चीजें ऐसे में एक विचार के रूप में जब जाएगा तो वो उसकी जो क्वालिटी होगी ना, खुद इम्प्रूव होकर के आपको भी अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को तो वो अच्छा लगेगा ही। जब अच्छा लगेगा तो आपको मार्क्स भी अच्छे ही देंगे वो, तभी सिलेक्शन का चांस ज्यादा होगा बिल्कुल। अन्य कैंडिडेट के मुकाबले। मैं इसमें तो हम एक लोग चीज ऐसे ऐड की करना भी चाहूंगा तैयारी करेंगे। जी बिल्कुल, रुपेश कि सर। सर, जैसा कि सुजीत सर ने कहा कि एसे की जो तैयारी होती है ना, वो जितना आपका जीएस तैयार रहेगा उतना ही शानदार आप एसे लिखेंगे। जितना आपका करंट अफेयर तैयार रहेगा उतना ही शानदार आप एसे लिखेंगे। एसे हर विषयों का एक निचोड़ है। सबसे पहली बात, जो खंड 1 और खंड 2, पार्ट ए और पार्ट बी में जो एसे पूछा जा रहा है, पार्ट 3 में जो बिहार वाला एसे पूछा जा रहा है, वो भी उसी तरीके का है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग ट्रिक है। तो सबसे पहले आप ये जानें कि आपके पास कितना, हर विविध सब्जेक्टों का नॉलेज कितना है, अपने कितने कहानियां, शायरी, लोकोक्ति, अलग अलग तरीके के एनेक्डोट्स पढ़ के रखे हैं। आप कितना बोलने के लिए अच्छा जानते हैं, कितने कहानियों को क्रिएट करने के लिए जानते हैं। जब मैंने बताया था ना पिछले क्लास में भी, जब मैंने क्लास लिया था इसी का, तो बताया था ना कि तेलानी की कहानी, सिख चिल्ली की कहानी, उसके बाद अकबर बीरबल की कहानी, इस तरीके से बहुत सारे। उसके बाद मैंने कितने सारे शेरो शायरी, शायर के नाम बकायदे बता करके पूरा वीडियो दिखा दिखा करके आपको मैंने क्लास करवाया था कुछ। तो उस तरीके का आपके पास जितना ज्यादा कलेक्शन रहेगा ना, उतना ही ज्यादा आप अपने एसे को इंक्रीज कर पाएंगे। और सिर्फ ऐसे ऐसे को लेकर परेशान नहीं होना है। जीएस 1 जीएस 2 तैयार करना है, साथ के साथ ऐसे को पैरेलली तैयार करना है। ऐसे और करंट अफेयर से बच्चे सबसे ज्यादा भी परेशान होंगे मार्केट में, नहीं बिल्कुल परेशान नहीं होना है। उससे आपका जीएस 1 जीएस 2 पे हार्म पड़ेगा। अगर आपका जीएस 1 जीएस 2 तैयार है, डीआई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये भी तैयार है, तो फिर तब साथ साथ ऐसे को भी आप आगे लेके आगे बढ़े। तो जीएस 1 जीएस 2 की तैयारी भी ऐसे में सपोर्टिव रूप से काम आएगी। अब देखें ना, आपको याद है कि ऐसे में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं 68 में, 69 में? किन्हीं को कुछ याद है? बताइए जरा, बताइए 69 के टॉपिक का नाम बताइए, स्टार्टिंग से खंड 1 से। जैसे सर एक सवाल था, ये महिला सशक्तिकरण राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। सर, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। देखिए, जैसे एक सवाल पूछा था वह कि विज्ञान प्रौद्योगिकी किस तरीके से जो है कि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक होता है। कृषि व्यवस्था में सुधार करके जो है कि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जा सकता है। काले धन की जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, उसके कारण अपराध और भ्रष्टाचार, उसका जो मुख्य कारण है वो अपराध और भ्रष्टाचार है। आप जानते हैं कि जो पॉलिटिशियन और इसका ब्यूरोक्रेट्स का नेक्सस जो बना हुआ है, उसके उसके कारण भी हो रहा है। जो पॉलिटिशियन और इंडस्ट्रियलिस्ट का नेक्सस बना हुआ है, उसके कारण ये जो है कि काले धन का पूरा पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है। तो जो ब्लैक इकोनॉमी बना हुआ है एक पैरेलल इकोनॉमी के रूप में, तो आप इसमें किसका कंटेंट डालेंगे? इकोनॉमी का कंटेंट बहुत सबसे ज्यादा तो यूज आएगा इसमें। अब महिला सशक्तिकरण के ऊपर ऐसे पूछा हुआ है, तो अलग अलग जीएस के सेक्शन में जो महिलाओं के बारे में पढ़ते हैं, जो करंट अफेयर पढ़ते हैं, उसी को डालेंगे। जो आधुनिक संचार क्रांति में मानव संसाधनों ने किस तरीके से टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता बढ़ाया है, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था। आप इसमें साइंस एंड टेक का अगर पकड़ आपका अच्छा रहेगा, तो आप अच्छा ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो सुजीत सर ने बहुत मार्केबल बात बताई, कि जीएस 1 जीएस 2 पे भी पकड़ बनाना है, साथ के साथ ऐसे पे काम करना है फिर आप। जी सुजीत सर। हाँ रुपेश सर, जैसे अभी हमारे एक स्टूडेंट ने पूछे कि महिला सशक्तिकरण जो है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में है ना, तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो महिला सशक्तिकरण को मतलब हर सारे डायमेंशन में देखेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, शैक्षणिक इत्यादि चीजों में देखेंगे ही। लेकिन जब प्रश्न में पूछा गया है कि राजनीतिक संदर्भ में, तो हम राजनीतिक वाले पार्ट को मेजर पार्ट बना करके रखेंगे। तो राजनीतिक पार्ट में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया है, तो महिला सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक प्रावधान को लिखेंगे, आर्टिकल 14, 15, 16। और ये नीति निर्देशक तत्व में 38, 39 में जो है सामान्य कार्य समान वेतन, आर्टिकल 42 कहता है कि सामान्य
जो उनके काम करने की जो है उचित दशा को सुनिश्चित करे। ये राजनीतिज्ञों के द्वारा लिए गए निर्णयों को जो है संविधान में समाहित किया गया है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण, जो पंचायती राज संस्थाओं में 50% का आरक्षण है, नौकरियों में आरक्षण है, और अन्य राजनीतिक दल जो महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, उनकी महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे विधवा पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, उसके अलावा दिव्यांगता पेंशन हो गया, अंतर्जातीय सिविल परीक्षा में भी प्रोत्साहन राशि है, 10वीं से मतलब प्रथम कक्षा से लेकर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये पूछा गया है। तो और दूसरा उनका एक प्रश्न था कि विज्ञान जो है क्या प्रश्न था, अगर दोहरा पाएंगे वो? बिल्कुल सर, मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ, उसके बाद फिर विज्ञान वाला प्रश्न पे आते हैं। मैं वही कहना चाह रहा था जो सर बता रहे थे कि अभी जितने भी पॉइंट सर ने बताए, उसमें से सारा पॉइंट क्या था, जीएस पेपर का ही था, पॉलिटी का मैक्सिमम था। तो अगर आपके पॉलिटी पे कमांड रहेगा तो आपका ऐसे आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बस इस चीज को ही समझना है आपको। तो उसी तरीके से फिर विज्ञान वाला जो प्रश्न आपका आता है, तो उसके विज्ञान के भी प्रश्न पे जा सकते हैं कि आधुनिक संचार क्रांति ने मानव संचार के साधनों और टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता में क्रांतिकारी रूप से परिवर्तन आया है। तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी के ऊपर परिवर्तन आया है, लोग किस तरीके से जागरूक हुए हैं, इसके ऊपर ऐसे पूछा गया था। अब देख ही रहे कोरोना काल से लेकर अभी तक कहीं भी अगर आप मुद्दा लिख देंगे तो काफी हो जाएगा। बिल्कुल सर। सचिन पूछिए। सर एक रिक्वेस्ट था आपसे। जी क्या था, बताइए। सर बोले थे वीक में एक पार्ट ऐसे का टेस्ट शुरू कर दीजिए ना, एक दिन। हाँ, करवा देंगे। अगले टेस्ट में जो शनिवार को टेस्ट होगा उसमें उसको डलवा देंगे, बोल दिए इस बार हम। एक टेस्ट फिक्स कर दीजिए वीक में तो हाँ ठीक वो रहेगा। ऐसे में ऐसे को अल्टरनेट ऐसे आ जाएगा आपका, वो पता है मुझे, मैं करवा दूंगा। चलिए आप अगला चेक करके कुणाल। दीजिएगा तो उससे पता चलेगा। कुणाल बताइए, सर। करवा देंगे सचिन। हाँ हेलो सर, मैं ये बोल रहा था, मैं आंसर लिखता हूँ ना तो मुझे आंसर आता है लिखने, बट मैं प्रॉपर फ्लो चार्ट और डायग्राम ना यूज नहीं कर पाता हूँ उस स्पीड में। मैं प्रॉपर लिख लेता हूँ सारा कुछ, बट उसको मतलब मैं पॉइंट वाइज में ही लिख पाता हूँ। क्या एक प्रॉपर होता है ना कि आप डायग्राम यूज कर लो, फ्लो चार्ट यूज कर लो, तो मैं पॉइंट वाइज में लिख लेता हूँ, बट वो मतलब इन द टाइम प्रेशर में ना वो फ्लो चार्ट डायग्राम यूज नहीं बना पाता है, समझ गया मैं। सुरेश सर। आप कितने देर में प्रश्न, जो कोई प्रश्न है, अगर 20 मिनट जैसा कि एक स्टैंडर्ड टाइम के रूप में बताया रुपेश सर, अगर 38 नंबर का प्रश्न है तो आप 20 मिनट में लिखना है, तो क्या आप उस प्रश्न को 20 मिनट में हैंडल कर पा रहे हैं? हाँ सर, लिख तो लेते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं। एक आध आंसर हम लोगों को भेजिएगा, हम उसमें डायग्राम वगैरह इंक्लूड करने को बताएंगे। कुछ नहीं करना है वैसे, आप भी एक होमवर्क कीजिएगा। क्वेश्चन जो आपने लिखा है बस उस पर विचार कीजिएगा, खुद अपने सामने रखे, क्या इसमें मैं कहाँ कहाँ डायग्राम यूज कर सकता हूँ, ओरिजिनल चीजों को दिखा सकता हूँ, कोई सिंबल डाल सकता हूँ। ठीक है, बस उस आंसर को एक बार देखिएगा कि कहाँ कहाँ हम प्रयास कर सकते हैं। और ये क्या बोलते हैं, आप एक आंसर हमको भेजिएगा, मैं उसको खुद उसमें मार्क करके आपको तो भेजूंगा। ठीक है, बिल्कुल जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जैसे कि मैं अभी सेक्शनल टेस्ट दे रहा हूँ, क्या मुझे अब इसे रोक के फुल लेंथ देना चाहिए या दोनों को समानांतर चलाना चाहिए या अभी सेक्शनल पे ही फोकस करूँ? सुरेश सर। चला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो भी आप कर रहे हैं अभी उसमें अगर टाइम पीरियड में अगर उस प्रश्न का लिख दे रहे हैं तो आपको फुल टेस्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। और अभी 10-15 दिन अगर रुक जाते तो ज्यादा बेहतर होता, इतना जल्दी भी मतलब नहीं है। रुकिए एक आध सप्ताह और फिर हम लोग खुद ही कराएंगे फुल लेंथ टेस्ट वगैरह, उसमें वगैरह हम लोग ले लेंगे सारा आप लोगों का कंसर्न। बिल्कुल ओके सर। जी कुणाल, और कोई प्रश्न है आपका? हाँ सर, मैं ये बोल रहा था, क्या स्टैटिस्टिक्स में मतलब ये क्वेश्चन चूज करना थोड़ा ऐसा होता है क्या, मतलब कौन सा क्वेश्चन जैसा सही रहेगा चूज करना उस बारे में? हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपका जो है किस सेक्शन में मजबूत हैं आप, उसके हिसाब से क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। और मोस्टली वैसे क्वेश्चन को चूज करना चाहिए जो जिसमें डेटा जो है क्लियरली गिवन हो।
क्वेश्चन की संख्या कम हो, या क्वेश्चन में पूछे गए सवाल थोड़ा उसका लैंग्वेज सिंपल हो, ताकि उस प्रश्न की जो मूल डिमांड है, जो उसकी मांग है, आप उसको समझ पा रहे हो। ऐसा ना हो कि किसी प्रश्न में जो है एक 4 सेट दिया है, आपने ऐसे प्रश्न को चुन लिया जिसमें क्वेश्चन तो 4 है, पर 4 के सब क्वेश्चन इतने हैं कि आप हर का आंसर देते हुए आपको समय लग जाएगा। लेकिन कोई अन्य प्रश्न है जिसमें सेक्शन 5 उसके स्मॉल स्मॉल प्रश्न है, बस एक परसेंटेज निकालना है, लाभ है हानि का निकाल देना है, अंतर निकाल देना है, किसी वर्ष में ज्यादा या कम वाला निकाल देना है। तो ये डिपेंड करता है, आप पहले 5 मिनट लेंगे उस चारों प्रश्न को देखने के लिए, देख करके आप अच्छा से, जिसका लैंग्वेज आसानी से आप समझ पा रहे हो, जिसके डेटा क्लियर हो, जिसमें प्रश्न जो पूछे गए प्रश्न हैं वो डिफिकल्ट प्रकृति के ना हो। अगर 5 मिनट अगर आप दे पाएंगे तो उसमें से आप अच्छे प्रश्न उठा पाएंगे और सारे का जवाब दे देंगे, और उसके बाद आपको फुल मार्क्स मिलने की संभावना है। यही एक सेक्शन है जहाँ पे 72 आउट ऑफ 72 आप गेन कर सकते हैं। यस सर। और ये पूछना था सर, कितना टाइम एलोकेशन देना सही होगा इस सेक्शन में दोनों क्वेश्चन के लिए? ये स्ट्रेटजी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन मेरा, जब मैं मेंस लिखता था तो मैं इस सेक्शन को लगभग 40 से 45 मिनट का लेता था ओके आराम से। सर। अगर 50 मिनट भी लग जाए तो घबराना नहीं है, क्योंकि यही वो सेक्शन है, अगर सारे आपने सही सॉल्व कर दिए तो 72 आउट ऑफ 72, मतलब 72 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए। और बाकी रेस्ट ऑफ में से अगर आप 100 या 110 निकाल पाए जी। तो वेल एंड गुड, आपका सिलेक्शन मतलब मोर देन 80% आप सिक्योर कर पाते हैं। ओके सर, ओके। ये सर हिमानी, डीआई में, सर एक डीआई में ही एक सवाल मिनट, था सर हैंड रेज करके जी। हिमानी बोलिए आप। सर वही जो सर अभी सुजीत सर बोल रहे थे ना, 69th में सेम यही क्वेश्चंस थे डीआई के सेक्शन में। लास्ट के दोनों में ना एक एवरेज का क्वेश्चन था, वो बहुत अजीब सा वेटेड एवरेज के क्वेश्चंस थे उसमें। उस क्वेश्चन को जितने भी बच्चों ने अटेम्प्ट किया है ना, उनके एक ना एक क्वेश्चन गलत हुए ही हुए हैं, उनको फुल मार्क्स नहीं आए उसमें, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत अजीब थी और क्या पूछ रहे थे समझ भी नहीं आ रहा था। यही यही मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली, जो पूछ रहा है अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कैसे समझा पाइएगा एग्जामिनर को, मूल हाँ, चीजें हैं। और उसका दूसरा वाला जो क्वेश्चन था ना, वो बहुत ही आसान था, मतलब उसमें सीधा पाई ऑब्वियसली चार्ट था या बार क्वेश्चन, चार्ट था और वो सीधे थे। उसके सब क्वेश्चंस बिल्कुल ज्यादा होंगे, लेकिन लैंग्वेज आसान है तो आपको आसान लैंग्वेज वाला चुन करके जो पूछ रहा है उसका प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। बिल्कुल, नीरज पूछिए आप। सर डीआई में मैं पूछ रहा था सर, जैसे कि डीआई में किसी दो डिजिट को डिवाइड करने पे 5.5555 कैलकुलेटर में आ रहा है, ठीक है। तो एक लड़का का मैं कॉपी देख रहा था, टॉपर का, मतलब वो टॉपर का ही, कि उनका 5.555 के लिखे हैं लेकिन उसको 0 नंबर दिया गया है, क्योंकि आयोग ने उसको 5.56 माना है, ना कि 5.55। समझे सर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं समझ गया, ये मैं समझ पा रहा हूँ कि ये लास्ट के 2 डिजिट तक जा रहा है तो उसको कर लेना है। हालांकि आयोग को काटना नहीं चाहिए, पता नहीं कैसे आप कह रहे वो हैं। 0 डायरेक्ट पुट किया, मतलब स्टेप पे भी नंबर नहीं दिया। उनका आरडीओ में सिलेक्शन ऐसे हो चुका है, हम्म। लेकिन वो करें कि ऐसे कैसे काट दिया, क्योंकि वो 555 इन्फिनिटिव चला जा रहा है, तो उसने 5.55 लिखा, न कि 5.56 लिखा। अच्छा, वो ये तो एक्सेप्शन हो सकता है, अदरवाइज मार्क्स तो कटने नहीं चाहिए थे। हाँ, 1-2 मार्क्स कम किया जा सकता था, पर मार्क्स मिलना चाहिए था उनको। ये वन टाइम एक्सेप्शन हो सकता है, फिर पर सर हम इसमें हम जो लोगों को मोस्टली पॉइंट के 2 डिजिट तक जा सकते हैं, जाना चाहिए। कैलकुलेटर का पॉइंट का 2 डिजिट को लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सर। रुपेश सर।
सर एक क्वेश्चन है डीआई से रिलेटेड। हाँ बोलिए ना। जैसे रेशियो में कोई आंसर निकालना है और वो डिजिट बहुत बड़ा बड़ा है तो उसको कैसे करेंगे सर? सोल्व कैसे करेंगे उसको? रेशियो में निकालना है और डिजिट बहुत बड़ा बड़ा है। यस सर। मतलब क्वेश्चंस कुछ कोई एग्जांपल? एग्जाम्पल सर जैसे कि अंश और हर का जो पार्ट है बहुत लंबा लंबा है, मतलब बड़ा बड़ा डिजिट में दिया हुआ है, तो उसका रेशियो मिनिमाइज कैसे करेंगे? तो इसमें तो सिंपल स्टेप देखना पड़ेगा कि 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 7 से हो रहा है, 11 कैलकुलेटर के से हो रहा साथ है, सर 13 उतना से हो करेंगे तो रहा है। टाइम लग जाएगा ना सर? हो सकता है कि साइंटिफिक मतलब 14-15 कैलकुलेटर में से सॉल्व कर देता है सर। नहीं कैलकुलेटर के सहारा कैलकुलेटर ले से सकते ही हैं सॉल्व वो। करने का प्रयास करें आप लोग। हाँ, कैलकुलेटर वैसे साइंटिफिक अलाउ होता है कैलकुलेटर में फर्स्ट सॉल्व कर पेपर में। देता है सर। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं कैलकुलेटर है। में तो पॉइंट में आंसर देगा ना सर फिर? नहीं, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं, सिंपल कैलकुलेटर अलाउ सिंपल होता है। कैलकुलेटर अलाउ है, सिंपल कैलकुलेटर आप लोग खरीद सिम लेंगे, ठीक है। सर जो सिंपल में तो वो डिजिट में पॉइंट पॉइंट में में आंसर आ देते जाएगा ना? नहीं तो उसको हाँ, कन्वर्ट पर करने के लिए पॉइंट में सिखा नहीं देंगे। जाना है। पॉइंट में आएगा भी तो उसको फिर कन्वर्ट करना ही है ना, तो कन्वर्ट करने के लिए सिखा दिया जाएगा। वो बहुत बड़ा तो कोई साइंटिफिक चीज है नहीं, ऐसा मैथमेटिकल चीज है, ओके वो बता देंगे आपको। हो सकता है एक सर से बात हो रही है, वो इंजीनियर हैं और वो बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, तो उनसे मेरी बात चल रही है। अगर उनको छुट्टी मिल गया, अगर मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि ड्यूटी में हैं, तो वो आएंगे पढ़ाने के लिए आपको फिर। और वो शानदार हैं मैथमेटिक्स में, बहुत पहले से मैं बहुत बचपन से ही मैं उन्हें जानता हूँ। बहुत मतलब मैच्योर स्टूडेंट हैं और टॉपर वॉपर रहे हैं अपने जमाने में। वो 10th क्लास से ही लेके इंजीनियरिंग कॉलेज तक के बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। तो उनसे बात चल रही है, अगर उन्हें टाइम मिलेगा तो वो आएंगे आपके बीच। तो अगर वो आ गए तो आप अपना सौभाग्य समझिएगा कि वो बहुत, मैंने उन्हें भेजा कि ये यही चीज है, पढ़ाना है। फिर बोला इनमें पढ़ना मुझे क्या है, तो डायरेक्ट क्लास में ही पढ़ाया जाएगा, इसमें क्या है, कुछ तो है नहीं, बच्चा वाला चीज है। ठीक है, तो देखते हैं, मैं प्रयास में लगा हूँ आप लोगों के लिए। हाँ सोनू, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। सर मेरा भी सेम प्रॉब्लम था रेशियो वाला। मैं टेस्ट देता हूँ तो उसमें टाइम में 2 मिनट तो लग ही जाता है, बड़ा जब डिजिट वो आता है मैं जैसे समझ रहा कि हूँ, रेशियो ऑफ एक्शन कन्वर्ट करने में मैं समझ रहा हूँ, वो कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए। और उसको सर एज इट इज छोड़ देंगे तो नंबर कट जाएगा ना सर? हाँ उसको हाँ, वो उसको उसको कन्वर्ट करके मिनिमाइज आंसर नहीं देना कर है, पाएंगे वो तो। आ जाएगा। ये बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। जो मैथमेटिक्स साइंस बैकग्राउंड के बच्चे नहीं रहते उन्हें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम लग सकती है, लेकिन जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के हैं, एटलीस्ट उन्होंने 12th में भी साइंस को ठीक ठाक से पढ़ा है, तो भी बहुत ये परेशानी की बात तो बिल्कुल नहीं है, तो ये सॉल्व हो जाएगा आपका। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुछ है तो पूछिए, समय भी होने को है। सर मेंस के टाइम कितने घंटे की मिनिमम पढ़ाई हो जानी चाहिए? मुझे पता है कि घंटे से नहीं कुछ आंका जाता हाँ, है, लेकिन बात फिर भी सही है। आप लोग 2 बार देखिए 8 घंटे का स्लीप, मतलब 6 से 8 घंटे के बीच में जैसी आपकी बॉडी है उस तरीके का स्लीप। और उसके बाद जितना समय हो आपके पास हो सके, 60 दिन ही बचे हैं, जान लगा दीजिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। जितना भी ये मोबाइल है, रील देखते हैं, शॉर्ट देखते हैं, ये सबको थोड़ा सा 60 दिनों के लिए अगर आप दूर कर देंगे तो सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे, फिर आपका कोई दूसरा व्यक्ति रील देखेगा। तो आप इस मोटिवेशन को लेकर के मैक्सिमम 8 स्टूडेंट को 8 घंटे 10 घंटे कम से कम पढ़ना चाहिए। जो प्योर स्टूडेंट है, मैं तो 12 घंटे तक कहता हूँ, लेकिन 12 घंटे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है अगर नहीं कर पाते हैं, तो 8 से 12 का एक रेंज देख लीजिए, 10 घंटे एवरेज लेके चलिए। जो स्टूडेंट है पढ़ाई कीजिए, और जो जॉब वाले हैं वो ये टारगेट रखिए कि सप्ताह में 35 घंटा या 40 घंटा मैं पढ़ सकूं मिनिमम। जिनको टाइम नहीं भी मिलता है तब भी मैं बता रहा हूँ, अगर टाइम ऑफिस में मिलता है आप पढ़ सकते हैं, अगर ट्रैवलिंग वगैरह में ऐसी आपकी व्यवस्था है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो वहां ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि आप जॉब में है तो आपके लिए बीपीएससी अलग से व्यवस्था करके रखी हुई है, नहीं किया है उन्होंने। कुछ लोग छुट्टी ले चुके हैं जॉब से, अगर अगर लंबा छुट्टी मिलता है तो, नहीं तो अपने छुट्टी को बचा के रखें, फिर आपको मेंस के एग्जाम के टाइम में छुट्टी लेना पड़ेगा। हो सकता है डेट अगर इधर उधर हो जाए, जो भी आंदोलन वगैरह चल रहा है, वैसे संभावना तो बिल्कुल ही कम है, तो फिर उसमें भी छुट्टी का होगा, तो आप अपना देख लेंगे सीएल वगैरह कितना क्या बचा हुआ है, किस तरीके से आपको मेडिकल लीव मिल सकती है, क्या मिल सकती है, तो अपना देख के। क्योंकि सिर्फ यही नहीं ध्यान में रखना है कि ये 25 तारीख को जो नोटिस आ गया तो इसमें एग्जाम हो जाएगा, 99% चांस है हो जाएगा। लेकिन अगर 1% चांस में भी कहीं शिफ्ट कर दिया और आपने अभी ही अपना सारा छुट्टी खत्म कर दिया सीएल को, फिर दिक्कत होने वाला है आपको। तो वो सब थोड़ा सा दिमाग लगा करके कर लें, और पढ़ाई बिल्कुल करना है। दूसरा, आपको क्या काम करना है, कुछ तो करना नहीं है जीवन में,
अगर आप प्योर स्टूडेंट हैं तो सिर्फ पढ़ना है। बीपीएससी इतनी अच्छी वैकेंसी है, इतना अच्छा पोस्ट देता है। मैं अभी यूपीएससी का फॉर्म देख रहा था, जो फॉर्म फिल हुआ है इस बार, तो मैं उसमें देख रहा था कि कुछ पोस्ट तो यूपीएससी के बहुत बेहतरीन है, लाजवाब, नो डाउट। लेकिन कुछ पोस्ट तो ऐसे हैं यूपीएससी में, उससे बेहतरीन पोस्ट तो आपको बीपीएससी ऑफर कर रहा है। यूपीएससी में इतने बड़े सिलेबस को पढ़ना है, वो बहुत बड़ा चीज है। उस कम पढ़ के भी अगर अच्छे पोस्ट पे आपको मिल सकता है, वो भी अपने राज्य में सेवा करने का मौका, वो भी शानदार पोस्टों के साथ, तो बहुत बढ़िया। मान लीजिए कि आप किसी सर्विस में गए हैं, ऑल इंडिया सर्विस वो नहीं है, यूपीएससी के तहत ही गए, केरला में पोस्टिंग है, अंडमान में पोस्टिंग है, या दक्षिण भारत में कहीं पोस्टिंग है, मतलब सब भारत के सभी अंग बराबर हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ। इसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि अपने राज्य में अगर आप एसडीएम बन के रहेंगे, डीएसपी बन के रहेंगे, ग्रुप बी सर्विस में ही रहेंगे, तो उससे अच्छा पोस्ट है ना आपको मिल रहा है यहाँ पे। बहुत लोग ऐसा होते हैं, यूपीएससी वाले आते हैं एसडीएम बनने के लिए, डीएसपी बनने के लिए आ जाते हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, वो मैं नहीं कर रहा हूँ कि वो कर रहा है तो आप भी कीजिए, ये नहीं कीजिए, मैं एक जनरल बातें बता रहा हूँ। तो जब आपको इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी बीपीएससी दे रहा है, और उसमें भी इतना शानदार सीट इस बार, तो 60 दिन जान लगाने में क्या जाता है, आप ही बताइए। 60 दिन में आपको अधिकारी बनेंगे, आप समझ रहे हैं कि मतलब कितना भी पैसा कमा लें समाज में, कितना भी पैसा कमा लें, अगर आपके पास ये जॉब नहीं है ना, समाज की मानसिकता ही ऐसी बनी हुई है। मैं इसको बहुत अप्रिशिएट नहीं करता हूँ इस मानसिकता को, लेकिन समाज की मानसिकता ही ऐसी बनी हुई है, अरे पैसा तो सब कमाता है, अधिकारी कौन है, समझ रहे हैं ना ये बात। मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट नहीं करता हूँ कि समाज में जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनका भी सम्मान उतना ही होना चाहिए, अलग अलग फील्ड के लोगों का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए, लेकिन बना हुआ एक भोपाल टाइप का है, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत पढ़िए, मन से पढ़िए आप लोग, ठीक है। सर चलिए कुछ एक आध लास्ट डीआई सवाल का लेंगे, समय हो गया है। हाँ सर सर, एक सर चीज मेरा पूछना था। हाँ, ओम मनी एक पूछिए। सवाल था सर। इंग्लिश लैंग्वेज में और ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं? बताइए सर। सर ये GS1 और GS2 इंग्लिश लैंग्वेज में और ऐसे हिंदी लैंग्वेज में लिख सकते हैं? हाँ, पिछली बार तो हमने ये व्यवस्था दिया था कि लिख सकते हैं, हाँ अभी तक वो व्यवस्था शायद बरकरार ही होगी कि श्री अतुल प्रसाद सर ने कहा था कि आप चाहे तो GS1 को हिंदी में, हाँ सर, GS2 को इसीलिए इंग्लिश में ये तो वो मैं कर देखा था, सकते लेकिन हैं। इस बार कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा था सर आपसे ये। हाँ, तो वो तो अभी इन्होंने निकाला नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं कायम कायम रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो हटा देंगे व्यवस्थाओं को। हाँ, और एक चीज और पूछना सर, मुझे मेंस हाँ, फॉर्म से ले रही हूँ, लेकिन सर फॉर्म भरते समय सर मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स मुझसे नो हो गया सर, मैंने सर डिटेल्स नहीं भरा था। इस वाले प्रश्न का जो ना मनी बहुत बार हाँ आंसर कर चुके हैं, जो कल वाला वीडियो अपलोड हुआ होगा उसमें बहुत लंबा आंसर दिए थे, तो कल वाला आप देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है, फिर रिपीटेड अच्छा, ठीक है रिपीटेशन सर, हो ठीक जाएगा। जी ठीक है जी, सर, ठीक है। विकास पूछिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि नोट्स मेकिंग करते हैं तो दिन भर में 5 या 6 क्वेश्चन हम लिख पाते हैं, हम्म, और दूसरा कि अगर हम पढ़ के उसको मतलब रीडिंग हैबिट में करें तो 2-3 टॉपिक खत्म कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम है कि जब तक मैं लिखूंगा नहीं, जब तक मुझे याद नहीं होता है, तो हम्म। इसको कैसे मिनिमाइज करें सर? ये तो आपकी हैबिट तो बहुत अच्छी है, ये प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इसको मैनेज करना पड़ेगा। हम चाहेंगे कि सुजीत सर इस पे ये अपना ध्यान दें। रुपेश सर, हाँ, ये क्योंकि जो लिखने स्टूडेंट में सर बोल रहे हैं बहुत ये तो ज्यादा बहुत टाइम अच्छी चला आदत जाता है, है। यही तो लोग नहीं कर पाते, आप कर रहे हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप कंटिन्यू सर कीजिए उसको, सर लिख लिख के टाइम याद ज्यादा कीजिए। लग जाता है ना। अरे टाइम ज्यादा नहीं लग रहा है, आप टाइम मिनिमाइज कैसे करोगे? पहले तो जब शुरुआत करते हैं तो समय लगेगा ना, यस सर। तो बस अब देखना शुरुआती फेज है, और इसको आप कंटिन्यू कर बस कीजिए, ये कुछ नहीं हैबिट कहना है, बहुत कोई अच्छी है। डिसीजन नहीं है, 1 महीने बाद आप खुद रिजल्ट देखेंगे, समय आप टाइम मिनिमाइज भी होगा और प्रश्नों का जवाब अच्छे से लिख पाएंगे आप, बस कंटिन्यू कीजिए इसको। ओके सर, थैंक यू सर। देखिए, एक चीज समझिए कि अगर आप लिख के पढ़ते हैं तो आपका दिमाग के साथ साथ हैंड का भी मेमोरी काम करता है ना, दिमाग कॉन्शियस रहता है ना, तो लिख के पढ़ना तो बहुत अच्छी बात होती है कि पढ़ भी रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लिख भी रहे हैं, साथ के साथ नोट्स भी बना रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा हैबिट है। इसमें आपको सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करना है। राखी, लेकिन सर अंदर से लगता है कि प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा, ज्यादा नहीं, समय लग जब रहा है ये। इतने एक्सपीरियंस लोग आपको बता रहे हैं सर, काफी अनुभव है सुजीत सर के पास, ठीक है। ओके या सर। सर जैसे सर करंट में भी मेरे साथ जब तक मैं उसे लिख नहीं रहा हूँ तो ये करंट मुझे बहुत याद अच्छा नहीं हैबिट रह है, रहा है। आप इसे बुरा क्यों मान रहे हैं, मुझे तो चीज समझ में नहीं आ रहा है। राखी पूछिए सवाल, निकिता का एक सवाल आया हुआ है, आप पूछिए पहले, राखी पूछ लीजिए, उसके बाद इसका देखते हैं। सर जिन प्रश्नों में रहता है जैसे कि अपनी राय लिखने को कहता है, तो उसमें किस टाइप का लिखना उचित होगा? सुजीत सर। तो अच्छी बात है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय होती है, किसी टॉपिक पे आप राय लिखेंगे, है ना? तो सर इसमें पर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हाँ, होगा? ये डिपेंड करता है, हम चाहे बेशक हमारे विचार जो है निगेटिव हो,
पर हम निगेटिव को अवॉइड करेंगे, उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाके, निगेटिव बातों को भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाके लिखेंगे और राय देंगे। तो जो हमारी निगेटिव है वो हम नहीं बोलेंगे कि आम जनों की इस तरह की निगेटिव राय बनती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर इनमें ये चीजें कर ली जाए, सुधार कर ली जाए, तो यह देश हित में होगा, लोगों के हित में होगा, है ना, समाज को दिशा दे सकता है। तो पॉजिटिव नोट पे जा करके खत्म करेंगे। जैसे कोई भी टॉपिक बताइए, कोई निगेटिव जिस पे राय देना हो आपको। जैसे सर एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन था, जैसे चुनाव के समय में एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में जो नेता लोग जाते हैं, उस संदर्भ में था ये कि ये क्या उचित है या अनुचित है। ये सर तो इस कहीं भी आने जाने घूमने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन एक राजनीतिक दल ज्वाइन करने के बाद वो कहीं ना कहीं गुलाम होके रह जाएंगे अगर उन्हें इधर उधर जाने से अगर रोक दिया जाए तो, है ना। तो हर किसी का उनको तो राइट पॉजिटिव, है। हाँ, तो हर 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 चीज का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, लेकिन हम इसे इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि ये व्यक्ति विशेष की इच्छाएं हो सकती है, लेकिन हमें ऐसे पार्टी को अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है या किसी पार्टी में जाता है, अगर वो देश हित में लिए गए निर्णयों में अपनी प्रखर मुखरता के साथ जो है बातों को रखते हैं, सरकार का साथ देते हैं या विपक्ष में रह के सरकार की आलोचना करते हैं, लोगों की आवाज को संसद तक पहुंचाते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि जो दल बदल कानून, मैं अगर समझ पा रहा हूँ आप शायद उसको रेफर कर रहे हैं, जी जी तो जी दल बदल कानून जो 10वीं अनुसूची और ये 85वां संविधान संशोधन जो था जी उसके द्वारा लाया गया था, 1985 में लाया गया था, सॉरी। तो जी ये जो वर्तमान समय में भी प्रासंगिक नजर आएगा अगर उस उसके द्वारा जो दायरा निर्धारित किया गया है उस दायरे में रहकर अगर कोई व्यक्ति या पार्टी अपना किसी अन्य पार्टी में मर्ज होता है, विलय करता है या पार्टी छोड़ के जाता है, तो इसको अनुचित नहीं कहा जा सकता है। जी बिल्कुल। एक सवाल निकिता का है, मैंने अपना ओटीआर सही से फिल किया है। ये ओटीआर किसका, बीपीएससी वाला है या यूपीएससी वाला है, बताइए। सर बीपीएससी वाला ही है। हाँ, क्या है प्रश्न, आप बोल दीजिए तो। सर मैंने अपना फॉर्म मतलब जब डाला था तो सब कुछ बहुत ही सही से डाला था। अभी जब मैं अपना मेंस का फॉर्म डाल के और जब उसको रिव्यू कर रही थी तो उसमें दिखा रहा था कि मेरा जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वो मतलब बीटेक एमटेक डाल रखा है, जबकि मेरे सब्जेक्ट्स जो थे जूलॉजी और बॉटनी वो दोनों तो सही हैं। अच्छा, ये सिलेक्शन में इधर बीटेक एमटेक हो गया और सब्जेक्ट में बॉटनी जूलॉजी आपका सही है, जी जबकि ग्रेजुएशन में होना चाहिए था कि बायोलॉजी से पढ़े हुए हैं, बीटेक तो आपका हो ही नहीं सकता है। जी बीएससी ये तो सर आपके मैंने तरफ से चूज मिस्टेक किया हुआ था है, वो उसमें। जी या तो आपके तरफ से मिस्टेक हुआ है या फिर कोई टेक्निकल ग्लिच आया है। मे बी क्योंकि सर ये ओटीआर तो 69th वाला ही है तो उस टाइम तो सब सही था। एक बार जो है ना आप पिछला वाला और इस बार वाला दोनों भेजेंगे, तभी इस पे कुछ टिप्पणी करने में बनेगा अब गलती किसकी है। अगर गलती होगी तो उसको ठीक करवाया जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, अभी आपके पास समय भी है पर्याप्त। ठीक है, तो आप तो भेज सर देंगे एक बार तो पता चल जाएगा। आपको हाँ, भेज देंगे। ये मनोज, आपका क्या है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बारे में भी बता दें। मनोज है क्या? देखिए, जिनको भी सर्टिफिकेट अगर कुछ दिखाना हो ना तो वो भेज दें आप, या तो आप मेरा नंबर अगर आपके पास है तो उस पे भेज दें, या फिर जो हमारे हेल्प डेस्क पे स्टाफ लोग हैं आप उन्हें भेज के बोल देंगे कि सर को दिखाना है, तो फिर वो पहुंच जाएगा हम लोगों के पास। जानना ये था कि प्रोविजनल से हम फॉर्म भर सकते हैं ना, उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगा? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं सलाह दूंगा कि आप प्रोविजनल से अभी फॉर्म भरें। अगर आपके पास समय है, अभी पर्याप्त समय है, जा करके ओरिजिनल सर्टिफिकेट निकाल के लाइए, उसके बाद फॉर्म भरिए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फिर इंटरव्यू के टाइम में इतने परेशान होंगे ना आप सोच नहीं सकते हैं। वही वाटर मार्क वाला निकल जाएगा, अगर उन्होंने सुधार करने का मौका नहीं दिया इंटरव्यू के टाइम में, उसे तो देते हैं, तो फिर क्यों परेशानी में पड़ना। अभी क्यों नहीं ला सकते अपना सर्टिफिकेट, अगर है तो ला लीजिए, नहीं है तब तो मजबूरी है आपके पास, वही है, उसे से भरना ही पड़ेगा। यूनिवर्सिटी से निकलवाया नहीं है तो एग्जाम के बाद निकलवा लें तो वो नहीं होगा? अभी क्यों नहीं निकलवा लें, आप नहीं, इंटरव्यू तो के टाइम 3-4 का दिन परेशानी बाद आप नहीं जानते हैं, है ना। इंटरव्यू के बैच के बच्चे कुछ अभी इसमें उनसे पूछे क्या परेशानी होती है सर एकदम।
एकदम जाके जिनके पास भी ओरिजिनल नहीं निकला हुआ जाके सर्टिफिकेट निकलवाने का समय है, बिल्कुल निकलवाइए। उनको लिख के दीजिए कि मुझे सर्टिफिकेट दिया जाए, मैं यहाँ ये मेंस देने जा रहा हूँ। इसमें कोताही भी मत कीजिए। भेजिए, अपने किसी परिवार के लोगों को भेजिए, भाई को भेजिए, किसी और लोगों को भेजिए, बहन को भेजिए, माँ को भेजिए, पिताजी को कहिए, अपने से जाइए, किन्हीं को जो भी जैसे भी हो, जैसे साम दाम दंड भेद, अपना सर्टिफिकेट अपने पास लाइए किसी तरीके से। पहले समय है अभी आपके पास। ठीक है, चलिए कुछ एक आध क्वेश्चन को नहीं लेंगे। सर एक मेरा भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक सवाल था। तो अगर आप भेज देंगे ना सर्टिफिकेट, तो मैं देख के आपको आंसर कर दूंगा। वो आप हेल्प डेस्क को भेजे, बोले सर को ट्रांसफर कर दें। जो ओल्ड स्टूडेंट होंगे उसके पास तो मेरा नंबर होगा, तो उस पर भी भेज सकते हैं। सर मेरा ये सवाल था कि मेरा 12th में और ग्रेजुएशन में मम्मी के नाम में एक शब्द छूटा हुआ है, तो उसके लिए मैंने एफिडेविट करवा लिया, उससे काम चल जाएगा ना? हाँ बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। ओके सर, चलिए, थैंक यू। तो हम लोग सेशन को अंत करने की ओर बढ़ेंगे। सर लास्ट सवाल, एक सवाल सर। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए रुपेश। सर हम पीरीज का जो एग्जाम जो दिए थे, तो उसके एडमिट कार्ड में सर होमवर्क का स्टिकर लगता है ना सर, वो मेरे सेंटर पे किसी को लगा, कोई ऐसे कोई दूसरे पे लगा हुआ। अच्छा कोई बात नहीं है, अगर नहीं भी लगा है ना, तो पीटी के एडमिट कार्ड को कहीं मांगते भी नहीं है बाद में। ऐसे जनरली अगर नहीं भी लगा हुआ है तो आप बोल देंगे कि मेरे सेंटर पे भूल बस उन्होंने नहीं लगाया है, ऐसे जरूरत ही नहीं पड़ता इस एडमिट कार्ड का। लेकिन सुरक्षित रखेंगे उसे। चलिए और लोगों को एनओसी के रिगार्डिंग एक मेरा क्वेश्चन है सर। मैं प्री के टाइम में इंटीमेट नहीं की सर अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो सर मैं क्या करूं सर? अभी तो इसमें पहले क्या था सर कि बिहार गवर्नमेंट के लिए ही देता था 69-68 में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मतलब इंडिविजुअल डिफाइन किया सर। सुजीत सर इसको टैकल करें। तो अभी इंटीमेट कर दीजिए ना उनको, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि मैं अभी छुट्टी पे हूँ सर, वहां मतलब जाने में भी थोड़ा मुझे प्रॉब्लम है। आप ईमेल तो कर सकती हैं, ईमेल कर दीजिए उनको। सर जानते हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन का ये रूल है ना सर, बहुत दिक्कत करते हैं कि मतलब पहले प्री के टाइम ही मतलब करना चाहिए आपको, तब उसके बाद ही देते हैं। इसीलिए मैं और ज्यादा नहीं मतलब सोच रही हूँ कि क्या करूँ, क्योंकि पर बहुत आप लोग फर्स्ट तो कीजिए, इससे ठीक है वो, ठीक। ये आप वाकिफ हैं कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या पॉलिसीज हैं, पर आप प्रयास तो कीजिए, आप इंटीमेट कर दीजिए एटलीस्ट। ये देखा जाए तो फॉर्म ही फिल है ना, कि मुझे मुख्य परीक्षा हेतु जो है बैठने की अनुमति वगैरह के लिए ही दीजिए। मूल चीजें होती है आपके सिलेक्शन के बाद, जब आप डिपार्टमेंट आपको अलॉट किया जाएगा उस समय आपसे एनओसी मांगेगा। ये डजंट मैटर कि आपने कब उनको इंटीमेट किया था अपने प्रीवियस तो सर ये चीज मैं इंटरव्यू के टाइम नहीं दे सकती हूँ सर? अगर ऐसा कुछ हुआ तो अभी मतलब इस टाइम सर स्किप उसको कर देती हूँ, ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि सर थोड़ा प्रॉब्लम है मुझे। आप बात को समझे, आप पहले सूचना दें अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट करने के लिए, ठीक है? क्योंकि आगे अभी एक बार इन्होंने पीटी में मौका दिया है, मेंस में मौका दिया है, उसके बाद इंटरव्यू में हो सकता है वो डायरेक्ट वाटर मार्क निकालें। ये अतुल प्रसाद सर नहीं है, ये दूसरे चेयरमैन सर हैं। वो बहुत बच्चों को देते थे, टाइम देते थे, ठीक है निकलवा के लाओ, लेकिन आप समझ रहे हैं ना कि क्या पॉलिसी वो निकाल देंगे। हो सकता है कि सिर्फ बोल दें कि जिन्होंने जो मेंस का वाटर मार्क सर्टिफिकेट है वही डाउनलोड करके आप आए, तो आप कहाँ से, उसमें तो आपको भरने का भी मौका नहीं दे सकता है, तो वो क्या करेंगे? मेंस में इसको ऑनलाइन अप्लाई भी तो डालना भी तो पड़ेगा सर इसका। हाँ तो वही ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है सर, इस टाइम इसका नंबर डालना पड़ता है, नंबर डालना पड़ेगा, वही कह रहे हैं ना। बिल्कुल सर, तो इसलिए मतलब देना कंपल्सरी है सर? बिल्कुल आप कंपल्सरी है सर। ये सब सवाल जो है ना इंटरव्यू के बैच में इतने आते हैं कि हम लोग सवाल सुनते सुनते परेशान हो जाते हैं, इसलिए अभी से अपने सर्टिफिकेट को मजबूत करें। हाँ सर एक क्वेश्चन और इसी के रिगार्डिंग। हाँ बोलिए। प्री में जैसे इंटिमिडेट किए थे तो मेंस में भी करना पड़ेगा क्या? करेगा, हाँ रुपेश सर ने जैसा बताया कि हमारी, आप उनको इंटीमेट कर दीजिए कि हमारी पीटी की परीक्षा जो है हमने उत्तीर्ण कर लिया है, मुझे मुख्य परीक्षा हेतु जो है एनओसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, इसे निर्गत करने की कृपा की जाए। बहुत सिंपल लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं भी देते हैं तो वो एप्लीकेशन जो आप अपने डिपार्टमेंट को लिखेंगे या प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को लिखेंगे, उसका बस जो पत्रांक दिनांक होता है वो उस पर भी डाल के काम चल जाएगा। चल जाता है। बस
हाँ काम चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। बस मेन है आपका मेंस और इंटरव्यू की तैयारी आपकी मुकम्मल होनी चाहिए, अदरवाइज ये छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा बीपीएससी वो नहीं करता है। ओके सर। ओके, तो हम लोग अब सेशन को एंड करेंगे। विनीता, क्या सवाल है आपका? सर साइंस टेक है वो सर प्रीलिम्स का जो फॉर्म फिलअप किए थे 12 फरवरी 2024 का ईडब्ल्यूएस लगाए थे, तो उससे प्रॉब्लम होगा? क्या डेट आप बता, देखिए मैं डेट तो आपका एग्जैक्ट नहीं सुन पा रहा हूँ, बट मेरा कहना ये है कि जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो प्री के फॉर्म भरने से पहले जो रिक्वायर्ड डेट उन्होंने दिया था जब फॉर्म निकला था उस टाइम का अगर है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नया वाला नहीं चलेगा, वही जो पीटी के टाइम में दिए थे वही वाला चलेगा। उन्होंने स्पष्ट लिखा भी, आप इसे पढ़े जाकर के। तो जिन भी बच्चों को देखिए टेस्ट सीरीज में क्या कहते हैं कि उसमें सीट लिमिटेड है, उसमें एडमिशन लेने से पहले आप एक बार पूछेंगे जरूर कि सीट परमिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मेंटरशिप बैच में कुछ सीट बाकी है, उसके बाद ये भी फुल हो जाएगा। तो मेंटरशिप बैच में जिसको भी एडमिशन लेना है 1489 का पेमेंट है उसका, वो पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं। तो कुछ दिन के बाद आप वो भी फुल हो जाएगा, उसके बाद उसमें भी एडमिशन नहीं दिया जाएगा आपको, अगर सीट नहीं बचेगा तो। ये सीधी बात है, जैसे कि अभी बहुत सारा इंक्वायरी आता है कि सर टेस्ट में परमिशन दे दिया जाए, तो वो मैनेजमेंट से पूछना पड़ता है कि हाँ क्या इस स्पेसिफिक बैच में कुछ बच्चे का सीट खाली है क्या, तो तभी जो है कि उसमें परमिशन मिलता है एडमिशन का। ठीक है, मेंटरशिप बैच में टेस्ट सीरीज इंक्लूड नहीं है, वो टेस्ट सीरीज बैच में ही टेस्ट सीरीज का सारा व्यवस्था था। मेंटरशिप जो बैच नया वाला आया हुआ है इसमें इंक्लूड नहीं है वो। मेंटरशिप हेलो बैच में सर। टेस्ट सीरीज इंक्लूड नहीं है, जिसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूड रहेगा तो उसमें टेस्ट लिखा हुआ रहेगा ना, इसलिए स्पष्ट सर जी बोल दे रहे हैं। भेज दें टू ऑल ऑफ यू, फिर मिलते सर हैं।